दोस्तों 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार इजरायल पर डायरेक्ट अटैक किया, जहां ईरान ने इजरायल पर करीब 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स से हमला कर दिया और इसके जवाब में अब इजरायल ने भी वॉर की घोषणा कर दी है। इस तरह इजरायल पैलेस्टाइन वॉर के बीच अब ईरान का नाम भी शामिल हो गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरे दुनिया के इतने सारे देश हैं, लेकिन जब बात मिडिल ईस्ट की आती है तब यहाँ हमें हमेशा कोई ना कोई वॉर देखने को मिल जाती है। ये हमारे वर्ल्ड की एक ऐसी जगह है जहाँ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कभी शांति स्थापित की ही नहीं जा सकती। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जिस चक्कर में ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, और आखिर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे मिडिल ईस्ट, जो एक समय पर ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, आज वो इतने टुकड़ों में टूट गया, लेकिन फिर भी ये लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कैसे इस पूरे वायलेंस के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का हाथ है? आखिर कैसे यूएसए ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया? दोस्तों, ये वीडियो हमारी जियोपॉलिटिकल मास्टरी सीरीज की एक नई कड़ी है, जिसमें हम जियोपॉलिटिक्स के पेचीदा मसलों को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ प्रेजेंट डे मिडिल ईस्ट। दोस्तों, आज जो मिडिल ईस्ट की हालत है, इसे समझने से पहले आइए मिडिल ईस्ट की बेसिक ज्योग्राफी को जान लेते हैं। दरअसल वेस्टर्न देशों के पर्सपेक्टिव से ये एरिया मिडिल ईस्ट कहलाता है। वही अगर इंडियन पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो ये वेस्ट एशिया का पार्ट है, जिसके अंदर प्रेजेंट डे में आपको टोटल 17 कंट्रीज देखने को मिलते हैं, जिसमें से बहरीन, साइप्रस, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, पैलेस्टाइन, कटार, सऊदी अरब, द सीरियन अरब रिपब्लिक, टर्की, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और येमेन। ये सारे कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें से ज़्यादातर कंट्रीज एक समय पर ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी, जहां 16th से 17th सेंचुरी में ये पूरा एम्पायर हंगरी से लेकर यमन तक फैला हुआ था। लेकिन 19th सेंचुरी में एक तरफ जहां ब्रिटिशर्स पूरे एशिया के अंदर अपने कंट्रोल को बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिशर्स के लिए ऑटोमन एम्पायर एक बड़ा सिरदर्द का कारण बना हुआ था। वो इसलिए क्योंकि पहले जहां ब्रिटिशर्स को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ट्रेड करने के लिए मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए, सुएज कनाल और रेड सी का रास्ता तय करते हुए अरेबियन सी में जाते थे, जिससे ब्रिटिशर्स को मात्र 25 दिन का समय लगता था। वही ऑटोमन एम्पायर के आने से ब्रिटिशर्स का ये ट्रेड कहीं ना कहीं खतरे में आ गया था। हमेशा अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहती थी, कहीं ऑटोमन एम्पायर ये मार्ग अवरोध न कर दे, क्योंकि अगर ये मार्ग अवरोध होता था, ब्रिटिशर्स को अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए 8000 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय करना पड़ता, जिससे इंडिया तक पहुंचने के लिए जहां पहले 24 दिन लग रहे थे, वो अब 34 लगते। इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक तरकीब निकाली और ब्रिटिश एम्पायर ने मिडिल ईस्ट में अपनी अलग अलग कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, जहां ब्रिटिशर्स ने यूएई, यमन, बहरीन जैसे देशों के साथ अग्रीमेंट करके उनके एरियाज को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब ब्रिटिशर्स के हाथ इजिप्ट में पड़ने वाला सुएज कनाल लगा, जिससे अब वे आसानी से यूरोप से एशिया पहुंच सकते थे। जब ऑटोमन एम्पायर ने ये देखा तो उसे समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स का ये बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस एक ना एक दिन उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए साल 1914 में जब पहली वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, तब ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया ताकि वो ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंक सके। उधर ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर भी अब ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने का प्लान कर रहे थे, ताकि वो मिडिल ईस्ट पर पूरी तरह कब्जा कर सके। और इसीलिए फिर ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर ने मिलकर एक सीक्रेट अग्रीमेंट साइन किया, जिसका नाम रखा गया साइक्स-पिको अग्रीमेंट, जिसे आज हम एशिया माइनर अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस अग्रीमेंट के अंदर ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर ने ये डिसाइड किया था कि ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद ये दोनों एम्पायर ऑटोमन एम्पायर के टेरिटरीज को आपस में बांट लेंगे। द एंडलेस वॉर सेटअप। लेकिन दोस्तों, यहाँ इस बॉर्डर को खींचते वक्त ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर ने एक बड़ी गलती कर दी। इन्होंने बॉर्डर खींचते वक्त लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया
और इस गलती की वजह से आगे चलकर सारा फसाद शुरू हुआ। वही 2 नवंबर 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया, जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी में मौजूद ज्यूइश कम्युनिटी से ये वादा किया कि वो पैलेस्टाइन में जूस के लिए एक अलग स्टेट बनाने में उनकी मदद करेंगे, जो आगे चलकर इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। दी ऑयल हंट, वही दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद वर्ल्ड के सारे सुपर पावर एक बात अच्छे से समझ चुके थे कि किसी भी युद्ध को बिना ऑयल सप्लाई के जीत पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर आधुनिक उपकरण ऑयल से ही चलते थे। यहाँ तक कि जितने भी फाइटर प्लेन्स वॉर में इस्तेमाल किए जाते थे उनके लिए भी तेल जरूरी था, और इसीलिए वर्ल्ड सुपर पावर तेल की खोज करने में लग गए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वो समय था जब अमेरिका पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था। यहाँ तक कि ब्रिटेन का 80% ऑयल सप्लाई अमेरिका ही पूरा करता था। अब यहाँ भले ही ब्रिटेन अमेरिका से ऑयल खरीदता हो, लेकिन वो खुद भी ऑयल की तलाश में था ताकि वो अमेरिका पर से अपनी तेल की डिपेंडेंसी को कम कर सके, और इसलिए मिडिल ईस्ट में तेल ढूंढने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा था। और एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट के अंदर तेल खोजने का काम चल रहा था, वही दूसरी तरफ साल 1923 में ट्रीटी ऑफ लॉजन साइन की गई, जिससे आज के तुर्की का जन्म हुआ। और यहाँ वापस से ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन करवाते वक्त पूरी की पूरी ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर दिया, जिससे हुआ ये कि कर्ड जो उस समय मिडिल ईस्ट के कई सारे इलाकों में रहते थे, उन्हें तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक में डिवाइड कर दिया गया, जिससे कर्ड, जिसे पॉपुलेशन के हिसाब से एक अलग देश मिलना चाहिए, वो इन चारों देशों के अंदर माइनॉरिटी बनकर रह गए, जिस कारण इस एरिया में आज भी अशांति फैली हुई है। इसके अलावा पार्टीशन करते वक्त ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस जैसे कि मोसूल, बगदाद और बसरा को इराक में शामिल कर दिया गया, जबकि ये तीनों प्रोविंसेस डेमोग्राफिकली एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। जैसे मोसूल में ज़्यादातर कर्ड्स लोग रहते हैं, वही बगदाद में सुन्नी मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, और रही बात बसरा की तो यहाँ शिया अरब मुस्लिम रहते थे। यानी दोस्तों, अगर आसान शब्दों में इस पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जाए तो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को इस तरह से खींचे जिससे लोग आपस में बस लड़ते रहे। वही इसी बीच यूके का एक बिजनेसमैन विलियम डार्सी ईरान आता है और उस समय के ईरान के राजा मुजाफर अल-दीन के साथ अग्रीमेंट करता है, जिस अग्रीमेंट के अनुसार विलियम डार्सी अगले 60 सालों तक ईरान की धरती पर तेल खोजने का काम करेगा, और जब तेल निकाला जाएगा तब वो उसे बेचकर प्रॉफिट में से 16% ईरान के राजा को देगा। इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद विलियम डार्सी ब्रिटिशर्स के साउथ जोन वाले एरिया में ऑयल ढूंढने में लग जाता है, और इस काम में ब्रिटिश भी विलियम डार्सी को भरपूर समर्थन करते हैं, जिससे फिर एक कंपनी की शुरुआत होती है जिसे एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जब शुरुआत में विलियम के हाथ कुछ नहीं लगता, तब ब्रिटिशर्स उसे फंड करना शुरू करती है, और बदले में यहाँ ब्रिटिशर्स एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स ले लेते हैं, जिसके बाद इस कंपनी का नाम चेंज करके ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी कर दिया गया, जिसे आप भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह समझ सकते हो। और जब यहाँ से ऑयल मिलना शुरू हुआ, तब ब्रिटिशर्स यहाँ से ऑयल निकालकर बाहर बेचने लगे और अपने प्रॉफिट का बस 16% ईरान को देने लगे। अब आप सोचकर देखो कि ब्रिटिशर्स ने इस पूरे मिडिल ईस्ट का क्या हाल कर दिया था। पहले तो ऑटोमन एम्पायर को तोड़कर उसे गलत तरीके से बांट दिया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, और फिर खुद कंपनी खोलकर ईरान के अंदर से तेल निकालने लगा। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इतना कुछ गलत जब ब्रिटिश एम्पायर ने किया, तो फिर लोग यूएस को कॉन्फ्लिक्ट के लिए ब्लेम क्यों करते हैं। तो दोस्तों चलिए उसे भी समझते हैं। दी अमेरिकन एंट्री, जब ब्रिटिशर्स मिडिल ईस्ट को तोड़कर वहां से तेल निकालने में लगे हुए थे, तभी एक अमेरिकन कंपनी की नज़र सऊदी अरब पर पड़ी, जहां कंपनी ने यह डिसाइड किया कि वो सऊदी अरेबिया में जाकर तेल ढूंढेगी। ये डिसीजन कंपनी के लिए बहुत ही रिस्की था, क्योंकि पहली बात तो इस कंपनी के पास कोई पक्की गारंटी नहीं थी कि उन्हें इस रेगिस्तान से तेल मिलेगा ही। दूसरा कारण था कि सऊदी अरेबिया अपने धार्मिक स्थल मक्का और मदीना के लिए जाना जाता है, जिसकी सारी देखरेख सऊदी अरब के प्रिंस करते हैं, और यहाँ के प्रिंस ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का इंसान सऊदी अरेबिया के अंदर आए, खासकर वो लोग जो दूसरे धर्म के हों। लेकिन
इसके बाद भी सऊदी प्रिंस ने अमेरिकन कंपनी को परमिशन दे दी कि वो पूरे सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़े हिस्से में अपने ऑयल सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर सके, जिसके कुछ सालों बाद ही अमेरिकन कंपनी की मेहनत रंग लाई और साल 1938 में सऊदी अरब के डाहरान में एक बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला, जहां से अब अमेरिकन कंपनी तेल निकालकर बेचने लगी और धीरे धीरे इस पूरे एरिया में अमेरिकन कंपनी के वर्कर्स अपनी पूरी फैमिली के साथ आकर रहने लगे और इस एरिया को बिल्कुल अमेरिका के किसी सिटी की तरह ट्रांसफॉर्म करने लगे। यहाँ की महिलाएं जॉब पर जाने लगी, अल्कोहल पीने लगी और ये सारी चीज़ें सऊदी अरब के कल्चर के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन इसके बाद भी सऊदी अरब के प्रिंस अमेरिका को अपनी मनमानी करने दे रहे थे, क्योंकि इससे सऊदी के अंदर पैसा आ रहा था। यहाँ तक कि जब अमेरिकन कंपनी ने सऊदी के अंदर अपना खुद का मिलिट्री बेस बनाने की बात कही, तब भी सऊदी अरब के प्रिंस इससे राजी हो गए और इस तरह सऊदी अरब को पैसा खिलाकर अमेरिका उसके घर में घुसता चला गया। वहीं जब ब्रिटिश ईरान से ऑयल निकालकर खुद 80% से ज्यादा प्रॉफिट रख रहा था, तब ये बात ईरान के लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों का कहना था कि जब तेल हमारे पास है तो फिर हम ब्रिटिशर्स को इस तेल का 80% से भी ज्यादा प्रॉफिट क्यों लेकर जाने दें। और अपने इसी सोच के साथ मोहम्मद मोसाद्देक ईरान के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो 15 मार्च 1951 में ये ऐलान करते हैं कि अब से ईरान के अंदर मिलने वाले तेल के ऊपर सिर्फ ईरान का ही हाथ होगा। साथ ही मोहम्मद मोसाद्देक ने इस टाइम पर ब्रिटिश को ईरान से चले जाने को कहा। लेकिन अब तक शेर के मुंह में खून लग चुका था। ब्रिटिशर्स किसी भी कीमत में ईरान के ऑयल रिजर्व को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते थे और इसीलिए ब्रिटिश ने मोहम्मद मोसद्देक के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया कि कैसे वे ईरान के लिए खतरा है। और जब लोगों ने इस प्रोपेगेंडा पर भरोसा करना शुरू किया, उसी वक्त ब्रिटिश ने अमेरिका के साथ मिलकर वहां तख्ता पलट करवा दिया और सारा पावर अपने पपेट मोहम्मद रेजा पहलवी के हाथ में सौंप दिया, जिसके बाद वापस से अब ब्रिटिश का ईरान के ऑयल पर कंट्रोल आ गया। और फिर आगे आने वाले कई सालों तक ईरान के अंदर ब्रिटिश और अमेरिका ने अपने अपने कंपनीज खोलनी शुरू कर दिए। यानी दोस्तों, आप यहाँ वेस्ट की हिपोक्रेसी साफ तौर पर देख सकते हो कि जहाँ ये तरफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, वही दूसरी तरफ ये बस अपने फायदे के लिए देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर तक को उसके पद से हटाने की साजिश रचते हैं। और ये कोई एक बार नहीं किया गया, बल्कि साल 1979 में जब वापस से एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट अयतुल्ला खोमेनी पावर में आए, तब उन्होंने फिर से ईरान के अंदर पड़े ऑयल रिजर्व को अमेरिका और ब्रिटेन को देने से मना कर दिया, जिससे एक बार फिर से अमेरिका और ब्रिटेन को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उनके हाथ से ऑयल का कंट्रोल चला ना जाए। और इसलिए तब अमेरिका ने अपनी गंदी चाल चली। अमेरिका ने तब ऑपोजिशन में बैठे पार्टी को पैसे और वेपन्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। यानी एक समय पर जो अमेरिका सरकार को वेपन बेचती थी, वही अब वो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वेपन सप्लाई करने लगी। और ये सब कुछ अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। यहाँ तक कि जब ईरान के सिविल वॉर करवाकर भी अमेरिका की बात नहीं बनी, तब अमेरिका ने 1983 में इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को भी पैसे और वेपन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, ताकि वो ईरान से जंग लड़ सके और अमेरिका को उसके ऑयल का कंट्रोल दोबारा मिल सके। और ऐसा हुआ भी। ईरान और इराक आपस में लड़ने लगे और दोनों तरफ के लाखों लोग इस जंग में मारे गए। जहां एक तरफ अमेरिका के ऑयल ग्रीड के चक्कर में लोग मारे जा रहे थे, वही अमेरिका इस वॉर में वेपन्स बेचकर पैसा कमाए जा रहा था। अगर हम आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो बस 8 सालों की इस जंग में तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए, 10 लाख लोग घायल हुए और पूरा देश तबाह हो गया। लेकिन फिर साल 1999 का समय आया, जब ये देखा गया कि पूरे दुनिया के अंदर ऑयल कंजम्पशन तेजी से बढ़ रही है, जिसका रीजन था कि इस समय दुनिया के कई कंट्रीज खुद को डेवलप कर रहे थे, जिसका मतलब था कि अब ज्यादातर कंट्रीज के अंदर ऑयल कंजम्पशन बढ़ने वाला था। और यहाँ यूएस को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा और इसीलिए फिर यूएस ने 19 मार्च 2003 को इराक के अंदर आक्रमण कर दिया। आप पूछोगे कि इराक के अंदर ही क्यों? तो इसका जवाब है कि आज दुनिया के अंदर इराक 5th सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स है। साथ ही इराक के अंदर से ऑयल निकलने में सबसे कम लागत लगती है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर यूएस ने इराक जैसे कमजोर कंट्री के इन्वेजन को जस्टिफाई किया कैसे?
क्या किसी ने इसके ऊपर सवाल खड़े नहीं किए? तो दोस्तों, यहाँ जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया तब कई सारे लोगों ने अमेरिका से सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर वो एक ऐसे कंट्री को क्यों इन्वेड कर रहे, जबकि वो तो खुद पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। तो इस पर यूएस ने जवाब दिया कि इराक को इन्वेड करना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि ये कंट्री आगे चलकर पूरे दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। और अपने इस प्रोपेगेंडा को जस्टिफाई करने के लिए यूएस ने 9/11 अटैक को एज अ एक्सक्यूज इस्तेमाल किया। यूएस ने कहा कि इराक 9/11 अटैक में शामिल था और सदाम हुसैन अपने यहाँ वेपन्स बना रहा था जिससे आगे चलकर वो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता था। हालांकि दोस्तों, इन सारे बातों का यूएस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी यूएस ने अपने इस प्रोपेगेंडा के दम पर सदाम हुसैन को एक इविल मैन साबित कर दिया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वही सदाम हुसैन है जिसे एक समय पर यूएस ने पूरा सपोर्ट किया था ताकि यूएस का फायदा निकाल सके, और आज इसी सदाम हुसैन के खिलाफ यूएस प्रोपेगेंडा किए जा रहा था और अपने इराक के ऊपर इन्वेजन को अमेरिका एज अ एक्ट ऑफ पीस दिखाने की कोशिश करने लगा। जबकि सच्चाई तो ये है कि जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया तब अमेरिका ने इराक के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा इनोसेंट लोगों की जान ली और आज तक यूएस इराक के अंदर ही ऑयल निकालकर पैसे छाप रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे मिडिल ईस्ट, जिसे पहले ब्रिटिशर्स ने लूटा, आज उसे अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरह जहां एक तरफ अमेरिका सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को वॉर कैपिटल बनाए रखती है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाती है। बाकी अभी वर्तमान में जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है उसमें अमेरिका की कितनी भूमिका है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।